हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो हम लोग का फिजिक्स का चैप्टर है ये। अब इस पे जो हम लोग का आज का टॉपिक है वो है किरचॉफ्स रूल्स। देखिए, जैसे कि अगर मैं इस सर्किट की बात करूं, जैसे ठीक है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं सर्किट। अब इस सर्किट में मैं अगर कह दूं कि बताइए इस रजिस्टर से कितना करंट पास हो रहा है, या फिर कह दूं कि इस रजिस्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज है, तो क्या आप सॉल्व करेंगे? ये सर्किट देखकर आपको डर लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक क्लास 10th में जो हम लोग ने सर्किट्स पढ़े हैं वो बहुत सिंपल होते थे। ठीक है, उसमें या तो रजिस्टर्स की बात होती थी कि ऐसे ऐसे रजिस्टर्स लगे हुए हैं, मान लीजिए कि पैरेलल में लगे हुए हैं, या फिर सीरीज पे रजिस्टर्स लगे रहते थे। ठीक, ऐसे करके दूसरा रजिस्टर इधर लगा हुआ है, R1 R2, तो उस पे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता था, और पैरेलल में तो उस पे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते थे हम लोग। बट अभी जो सर्किट दिख रहा है इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो दो बैटरीज लगी हुई हैं, इस पे ब्रांचेस हैं, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से ब्रांचिंग है। ठीक है, और एक रजिस्टर ना होकर बहुत ढेर सारे रजिस्टर है। अब इसमें अगर पूछ लिया जाए आपसे कि यहाँ पर कितना करंट फ्लो होगा, या इस जगह पर कितना करंट फ्लो होगा, यानी कि इस आर्म में कितना होगा, या फिर कह दिया जाए कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो आप लोग देख के घबरा जाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज को आसान बनाने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए कि जल्दी से सॉल्व हो जाए, आसानी से सॉल्व हो जाए, इसके लिए किरचॉफ्स के दो रूल हैं। क्लियर? दो रूल है, एक है हम लोग का केसीएल और दूसरा है केवीएल। एक को कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, दूसरे को कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। दोनों का काम है कि जितना भी हम लोग को यहां पर इतना खतरनाक सा सर्किट दिख रहा है, उसको सिंप्लीफाई करके हर एक ब्रांच में करंट बता पाना, और अगर हम चाहे तो किसी रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज भी बता सकते हैं इन रूल्स का यूज करके। तो आखिर ये दोनों जो रूल्स हैं वो क्या है, उनको हमें पढ़ना है आज, और उसको कैसे यूज करते हैं वो हमें सीखना है। क्लियर? तो इस तरीके के जब हम लोग के पास सर्किट होते हैं, जैसे कि अभी ये दिख रहा है, इसको हमें सॉल्व करते वक्त कुछ चीजें हैं जो कि याद रखनी है, और उन्हीं का ही इस्तेमाल करके हम लोग आगे जो कुछ भी है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उन चीजों को जो कि आज जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ओम्स लॉ हम लोग का, जो कि होता है V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर? V इज इक्वल टू आई आर का मतलब कि अगर हमारे पास कोई रजिस्टर है R, यानी कि एक रजिस्टर जिसका कि रेजिस्टेंस R है, और उसमें करंट फ्लो कर रहा है I। कितना करंट फ्लो कर रहा है? I। तो इस जो हम लोग का रजिस्टर है उस पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, 10th क्लास में इसी को हम लोग कुछ ऐसा पढ़ते थे कि एक ऐसा बैटरी सेल लगा हुआ है, और उस सेल का वोल्टेज V है, यानी कि इसको कुछ ऐसे पढ़ते थे हम लोग कि V वोल्टेज अप्लाई किया R में तो इस पे I करंट फ्लो हुआ। तो बात वही है कि अगर I करंट हम लोग को पता चल जाए कि इस पे कितना फ्लो कर रहा है, तो हम इसके अक्रॉस वोल्टेज पता कर सकते हैं। कैसे? I इंटू R करके। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी रजिस्टर के क्रॉस हमें वोल्टेज पता करना है, तो उसके रेजिस्टेंस में उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके क्रॉस वोल्टेज हमें पता चल जाएगा। ठीक है, एक बात ये। दूसरी ये चीज कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें हमेशा करंट की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, अगर एक स्टेडी स्टेट का करंट है, स्टेडी स्टेट का मतलब कि मान लीजिए कह दिया गया कि 5 एम्पियर का करंट इस पे फ्लो हो रहा है, या 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो जब इस तरीके से बता दिया गया कि इतनी वैल्यू का करंट इस पे फ्लो कर रहा है, या कोई भी वैल्यू मानी गई जो कि कहा गया कि कांस्टेंट है, इस पे चेंज नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा कि कभी 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2.5 एम्पियर ऐसा हो रहा हो, एक वैल्यू जो कही गई वही वैल्यू है। ठीक है, तो उस केस में जब स्टेडी स्टेट में करंट होता है, उस केस में जो एक सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उसमें फ्लो होने वाला करंट, या कह लीजिए इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, उसकी वैल्यू सेम होती है।
क्लियर। और अगर कंपोनेंट्स पैरेलल में लगे हुए हैं तो उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो भी सेम होता है। तो इन दो चीजों को हमें याद रखना है। और अब आगे चलते हैं कि अगर इस तरीके का कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाए हम लोग के पास तो उस पे किरचॉफ्स जो रूल्स हैं या किरचॉफ्स लॉज हैं उनको कैसे अप्लाई करना है और सॉल्व करनी है चीजों को। ठीक है, तो मान लीजिए कि ऐसा सर्किट हमें दिया होता और इस पे ये जो करंट बना हुआ है ये नहीं बने होते, ये करंट नहीं बने होते। ठीक है, अगर ये करंट नहीं बने होते तो हम लोग को क्या करना होता है, सबसे पहले हर एक ब्रांच में करंट बनाना होता है। अब देखिए, क्योंकि स्टेडी स्टेट में करंट है, क्या है, स्टेडी स्टेट में करंट है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट की वैल्यू होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो मान लीजिए यहां से हमने देखा इस जगह से कि इधर से ये करंट इधर ऐसे फ्लो कर रहा है, हमने बना दिया, मान लिया कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहां से इस तरफ करंट ऐसा फ्लो कर रहा है। सबसे पहले आप मान लीजिए, इसकी चिंता मत करिए कि करंट की डायरेक्शन सही बनाई आपने या गलत, क्योंकि उसके लिए भी यहां पर एक हमारे पास नियम है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्किट मिला, उस सर्किट में सबसे पहले ड्रॉ करिए करंट की डायरेक्शन। ठीक है, लॉजिकली कैसे, जैसे यहां से आपने एक करंट की डायरेक्शन बनाई, I1 करंट नाम दे दिया, तो इस पूरी ब्रांच में यह माना जाएगा कि करंट कितना है, I1 है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जो करंट की वैल्यू है वो I1 ही है। बस इतना है लॉजिक कि सीरीज में, जब तक सीरीज में है कोई भी चीज तब तक उसमें जो करंट फ्लो करेगा वो I1 ही फ्लो करेगा। उसके बाद अब जैसे ही यहां पर दूसरी ब्रांच हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि एक ये, तो इसमें करंट की डायरेक्शन बना दी हम लोग ने कुछ ऐसी I3। ठीक है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक किसी भी जगह पर अगर करंट पूछा जाए कि कितना होगा तो हर जगह पर उसकी वैल्यू कितनी होगी, I3। यानी कि इस 40 ओम के रजिस्टर से पास होने वाला करंट भी I3 है, इस 1 ओम से पास होने वाला करंट भी I3 है, और इस बैटरी के थ्रू भी जो करंट पास हो रहा है वो भी कितना है, I3, और इसकी डायरेक्शन ऐसे हम लोग ने मान ली है। मान लीजिए, मैंने क्या कहा, अभी करंट की डायरेक्शन कैसे भी मान लीजिए, बट लॉजिक हमें ये अपने पास रखना है, उस लॉजिक के साथ आगे बढ़ना है कि अगर एक ऐसी ब्रांच है तो उस पूरी ब्रांच में करंट की जो वैल्यू रहेगा, क्योंकि सब यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में यहां से यहां तक, तो वो सारी में करंट की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। इसी तरीके से यहां पर करंट की वैल्यू सेम होगी। अब बची हमारे पास ये थर्ड आर्म। ठीक है, इसमें बना दिया कि करंट जो है वो इस तरीके से जा रहा है और इसका नाम दे दिया I2। क्या नाम दे दिया, I2 करंट फ्लो हो रहा है इस पूरी आर्म में। क्लियर यहां तक। अब उसके बाद हम लोग यहां पर जो करंट बनाते हैं वो विद एरो बनाते हैं ताकि पता चल सके कि डायरेक्शन कौन सी लेनी है, क्योंकि करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, तो ऑब्वियस सी बात है उस पे अगर वायर में फ्लो कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन होगी ना, किधर से किधर फ्लो कर रहा है। क्लियर, तो बस उसी चीज को हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहां पर कि मान लीजिए आपने यहां पर जो करंट की डायरेक्शन बनाई। ठीक है, मान लीजिए कि यहां से आपने ये जो करंट की डायरेक्शन बनाई ऐसे, इस वाली आर्म में जो करंट की डायरेक्शन बनाई ऐसे, और इस आर्म में जो करंट की डायरेक्शन बनाई ऐसे, इसमें ऐसे वाली और इसमें ये सब की सब आपने सही बनाई। क्या बनाई, सही बनाई। तो अगर आपने करंट की डायरेक्शन सही बनाई है तो किरचॉफ्स रूल्स को लगाते हुए जब आप करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, I1, I2 और I3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो I1 की वैल्यू पॉजिटिव निकल कर आएगी, यानी कि पॉजिटिव होगा और कुछ यहां पर वैल्यू होगी। ठीक है, एम्पियर, मिली एम्पियर, कुछ किसी भी यूनिट पे आ सकता है वो। इसी तरीके से I3 की अगर आपने डायरेक्शन सही बनाई है, ठीक है, या कह लीजिए I2 की अगर आपने सही बनाई है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही निकल कर आएगी। I3 भी सही बनाया है तो वो भी पॉजिटिव ही निकल कर आएगी, यानी कि करंट जब की वैल्यू निकालने पर, पूरा सॉल्व करने के बाद I3 की वैल्यू पॉजिटिव ही निकल कर आएगी। बाई चांस मान लीजिए कि आपने जो I2 की वैल्यू करंट की डायरेक्शन है वो आपने मान लीजिए ऐसे मान ली, ऐसे मान ली, और एक्चुअल में जो आंसर है, एक्चुअल में जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, ग्रीन कलर से जो बनाया है उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो होगा क्या कि जो
I2 की वैल्यू निकल कर आएगी, क्योंकि आपने देखो रेड वाले डायरेक्शन मानी थी और एक्चुअल में जो है उसकी वो है ग्रीन कलर से जो एरो बना हुआ है उस डायरेक्शन में। तो सिंपल सी बात है, आपने जो डायरेक्शन ली है वो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है एक्चुअल डायरेक्शन के, जो कि निकल कर आएगी। तो जो यहां पर वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या हो जाएगी, बस माइनस में वैल्यू निकल कर आएगी। इसका मतलब कि आपने जो करंट की डायरेक्शन मानी है आप उसको हटा दीजिए, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट की वैल्यू बनाइए। तो इस तरीके से हमें ये ज्यादा सोचना ही नहीं है कि करंट की डायरेक्शन क्या लेकर चलनी है। आप करंट की डायरेक्शन कुछ भी लेकर चलिए, बस इतना ध्यान रखिए कि एक ब्रांच में करंट की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, इधर से इधर गया तो इधर से इधर ही जाएगा इस ब्रांच में। क्लियर? फिर उसके बाद क्या करना है, यहां पर अगर जो आपने डायरेक्शन मानी है वो सही मानी है तो वैल्यू पॉजिटिव निकल कर आएंगी, अगर गलत मान ली है तो निगेटिव निकल कर आएगा। निगेटिव का मतलब है कि अपनी डायरेक्शन जो है आप उसको सही कर दीजिए, बस बाकी सब कुछ सही निकल कर आएगा। क्लियर? तो अगर आई की डायरेक्शन सही है तो वो पॉजिटिव निकल कर आएगा उसी डायरेक्शन पर। ठीक है, और अगर नहीं है तो आई की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निगेटिव निकल कर आ जाएगी। क्लियर? फिर इसी तरीके से जो अगला स्टेप है हम लोग का वो क्या है कि ये जो बैटरी है, बैटरी में हमें ध्यान देना होगा कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल्स कौन से हैं। ठीक है, जैसे यहां से ये ऐसे जा रहा है ये करंट, और इस आर्म में जो बैटरी है, बैटरी में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्लियर? तो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इधर, यानी कि जो बैटरी का ये वाला है, ये वाला, ये वाला, ये हायर पोटेंशियल पे है और ये वाला जो होगा वो लोअर पोटेंशियल में होगा। ठीक है, देखिए बैटरी के बाहर से हम लोग देखते हैं हायर टू लोअर पोटेंशियल करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर करंट आपने क्या माना कि डायरेक्शन उसकी इस तरीके से है, इस डायरेक्शन पे, तो ये वाला जो होगा, ये वाला, ये हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा और ये लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा। क्लियर? यानी कि यहां पर अगर लिखा हुआ है 45 वोल्टेज की बैटरी है, ठीक है, तो इसको माना जा सकता है कि ये +45 वी में है और ये 0 में है, या फिर किसी भी तरीके से इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 45 वी है। तो ये बैटरी के दो टर्मिनल्स, ये पॉजिटिव वाला हो गया और ये निगेटिव वाला हो गया। करंट इस पे ऐसे फ्लो कर रहा है और यहां से एंटर कर रहा है। ठीक है, बैटरी में ऐसे ही तो होता है। ये हो गया क्लियर। इसी तरीके से यहां पर भी ये जो है ये हायर पोटेंशियल पे हो गया और ये लोअर पोटेंशियल पे हो गया। क्यों? क्योंकि करंट देखो इधर से इधर फ्लो कर रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा कि बैटरी के अंदर जो डायरेक्शन है करंट की वो तो लोअर टू हायर पोटेंशियल है। बिल्कुल, करंट की जो डायरेक्शन होती है बैटरी के अंदर वो लोअर टू हायर पोटेंशियल ही होती है। गौर से देखिए, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, 10th क्लास में जो आप पढ़ कर आए हैं उसी चीज का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर देखिए ऐसे बना है, ठीक, एक सिंपल सा सर्किट, ये आर और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहां से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ऐसी है। तो देखिए बैटरी के बाहर जो करंट की डायरेक्शन है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल है, और बैटरी के अंदर जब करंट की डायरेक्शन ऐसी ही जाएगी तो इधर भी करंट की डायरेक्शन ऐसी ही बनेगी, और जो यहां पर करंट होगा वो देखिए इधर से इधर ही होगा, यानी कि लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो बैटरी के अंदर करंट हमेशा जो होता है वो, यानी कि कन्वेंशनल करंट जो होता है हम लोग का, वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल ही मूव करता है। तो यहां पर भी कोई नई चीज नहीं है, सेम चीज है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। क्या क्या कि जब भी हम लोग को किरचॉफ्स रूल्स अप्लाई करने होंगे तो सबसे पहले सर्किट में दो काम करने होंगे कि हर एक ब्रांच में करंट को बनाना होगा। करंट की वैल्यू ऐसे लिखनी पड़ेगी। अब डायरेक्शन आप कुछ भी ले लीजिए, वो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने डायरेक्शन सही चूज करी होगी तो करंट की वैल्यू पॉजिटिव में निकल कर आएगी, और अगर आपने गलत चूज कर ली होगी तो निगेटिव में निकल कर आ जाएगी। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगर निगेटिव में आ जाएगी तो हम अपनी जो डायरेक्शन बना रखे थे उसको चेंज कर देंगे। क्लियर? यहां तक बात समझ पे आ गई। अब उसके बाद
आता है हम लोग का किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको कि हम लोग केसीएल भी कहते हैं। इसी को हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं। जंक्शन रूल का मतलब यहां पर क्या है वो समझ पर आ जाएगा। कैसे, देखिए, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको समझने के लिए एक जो हम लोग ने बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस क्या था कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वही चीज यहां पर भी अप्लाइड है कि मान लीजिए कि एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, तो उस वायर में अगर एक स्टेडी स्टेट में करंट फ्लो कर रहा है, एक स्टेडी स्टेट में करंट फ्लो कर रहा है, तो इस वायर पे जितने चार्जेस इनपुट हुए होंगे उतने ही करंट आउटपुट होंगे। ठीक है, हाँ या ना? मान लीजिए कि अगर ये पाइपलाइन होती और ये पाइपलाइन कहीं से फटी नहीं है, ठीक है, ये पाइपलाइन कहीं से फटी नहीं है, कहीं से मुड़ी नहीं है, कहीं से इस पे लीकेज नहीं है, तो जितना पानी इस पे एंटर करेगा उतना ही तो पानी बाहर निकल कर आएगा। अब हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, यहां पर ज्यादा वेलोसिटी के साथ अंदर जा रहा था पानी, बट यहां पर कम वेलोसिटी के साथ पानी बाहर निकले। ऐसा तो होना पॉसिबल है, बट जितना गया है पानी उतना बाहर निकल कर आएगा। तो यहां पर सेम चीज एप्लीकेबल है किसके साथ? चार्जेस के साथ, कि किसी जगह पर जितने चार्ज एंटर करेंगे उतने ही चार्ज बाहर निकलेंगे। यानी कि इस पाइप को अगर मैं एक छोटा सा कंसीडर करूं, इतना छोटा सा पाइप, ठीक है, तो इस पे भी हम लोग कह सकते हैं क्या कि जितना पानी इधर से एंटर करेगा उतना ही पानी उधर से निकलेगा, हाँ या ना? यानी कि ये कहा जा सकता है कि जितने चार्जेस इधर से एंटर करेंगे उतने चार्जेस उधर से निकलेंगे। अगर ये वायर होती, इसी चीज को अगर मैं और रिड्यूस कर दूं और एक पॉइंट बना दूं, क्या बना दूं? पॉइंट। तो पॉइंट अगर बना दूंगा तो सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होगी कि अगर इस पॉइंट से एक चार्ज ऐसे जा रहा है, या कह लीजिए कि एंटर कर रहा है इस जगह पर, ठीक है, इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, तो इधर से एक चार्ज ही बाहर जाएगा। यानी कि जितना करंट इनपुट होगा उतना करंट आउटपुट होगा। बस यही चीज है हम लोग का किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस इन ए स्टेडी स्टेट ऑफ करंट। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहां पर एक जंक्शन है, और जंक्शन क्या है, किस चीज का जंक्शन है कि बहुत ढेर सारे जो वायर्स हैं वो यहां पर मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जब ये बहुत ढेर सारे वायर्स मीट कर रहे हैं, इन वायर्स में जो जो वायर भी करंट लेकर आ रहा है, कौन कौन लेकर आ रहा है? देखिए, ये लेकर आ रहा है, ये और ये क्या कर रहे हैं? करंट इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, और ये वाले और ये वाले ये क्या कर रहे हैं? करंट का आउटपुट दिखा रहे हैं। क्लियर? तो क्या हो जाएगा किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग कि जितना करंट एंटर कर रहा है, जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट बाहर निकलेगा। यानी कि I1 और I2 को हम लोग मान लीजिए कि ये अभी है ही नहीं, यहां पर ये वाला करंट है ही नहीं, ये वाला करंट है ही नहीं, ये वाला आर्म है ही नहीं, ये वाला भी आर्म नहीं है। ठीक है, ठीक है, सिर्फ ऊपर वाला सेटअप है हम लोग के पास कि दो जो है, ठीक है, दो करंट ऐसे आ रहे हैं और एक करंट बाहर जा रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? इनपुट जो टोटल करंट है वो बराबर हो जाएगा टोटल आउटपुट करंट के। तो आउटपुट करंट कितना है? I3 है, वो बराबर हो जाएगा इनपुट करंट के I1 प्लस I2। ठीक है, तो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब इसी में देख लीजिए कि अगर और करंट इसी जंक्शन पर जोड़ दी जाए, ठीक है, और करंट इसी जंक्शन पर जोड़ दिए जाए तो क्या होगा? ठीक है, जैसे I4 है, I4 क्या है? आउटपुट। तो ये जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा? I3 के साथ जाएगा, क्योंकि I3 क्या शो कर रहा है? आउटपुट शो कर रहा है। तो I4 वाला किसके साथ जाएगा? I3 के साथ। क्लियर? इसी तरीके से I5 भी किसके साथ जाएगा? I3 वाले के साथ जाएगा। ठीक है, I3 वाले के साथ क्या जाएगा? I5 वाला। ठीक, ये फिर I1, I2 और I6 ये करंट
इनपुट हो गया, ये करंट इनपुट हो गया। क्लियर? यहां तक बात समझ पे आ गई कि I1, I2, I1, I2 और I6 इनपुट है और I3, I4 और I5 ये आउटपुट करंट है। क्लियर? बस यही है हम लोग का किरचॉफ्स करंट लॉ कि किसी भी पॉइंट पर जो इनपुट करंट होगा वो बराबर होगा टोटल आउटपुट करंट के। तो टोटल इनपुट करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू टोटल आउटपुट करंट, यही लिखा हुआ है। एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन। ठीक है, जितने भी करंट आ रहे हैं उनका सम करिए और जितने करंट जा रहे हैं उनका सम करिए, वो दोनों बराबर होंगे। बात यहां तक क्लियर? और इसका जो प्रूफ है वो मैं बता चुका हूं कहां से आया है। ये हम लोग का आया है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कि देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस एट एनी जंक्शन और एट एनी पॉइंट इन अ लाइन। ठीक है, यही पाइप वाला जो एग्जांपल लिया था कि कहीं पर अगर लीकेज नहीं है, किसी तरीके का रुकावट नहीं है, तो जितना भी चार्ज एंटर करेगा उतना चार्ज आउटपुट होगा। बस यही हम लोग का इस्तेमाल होता है और इसी से हम लोग का KCL निकल कर आया है। ठीक है, तो KCL इज अ रिजल्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, जब हमारा एक स्टेडी स्टेट में करंट फ्लो कर रहा हो। ठीक है, स्टेडी स्टेट का मतलब कि उस पर ना तो किसी तरीके का लॉस है ना तो किसी तरीके का गेन है, एक सेम वैल्यू का करंट फ्लो कर रहा हो। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं KVL को, यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर किरचॉफ्स लूप रूल, या इसी का एक और नाम है मेश रूल। ठीक है, मेश रूल। क्लियर? मीनिंग क्या है इसका, इस पे क्या करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं, उसको समझने के लिए एक बात ध्यान रखिए कि जब भी हम लोग पोटेंशियल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पोटेंशियल की, तो वो किसी ना किसी के रेफरेंस में बोला जाता है। जो पोटेंशियल होता है वो किसी ना किसी के रेफरेंस में बोला जाता है। जैसे कि अगर आपकी बात करें कि आप एक बिल्डिंग के छत में बैठे हैं, तो अगर ये कह दिया किसी ने कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है या इतनी पोटेंशियल एनर्जी है आपके अंदर, तो वो बोला जा रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ग्राउंड, ठीक है, अर्थ, उसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। अगर बोला जाता किसके रिस्पेक्ट में, छत के रिस्पेक्ट में, तो आप छत के ऊपर ही बैठे हैं, डिस्टेंस 0 है छत और आपके बीच में, तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपकी 0 हो जाएगी। बट आप उसी छत में बैठे हैं और जब कह दिया जाए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तब अगर आप मान लीजिए छत में बैठे हुए हैं जो कि ग्राउंड से कितनी दूर है, h हाइट पर है, तो mgh आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये बात समझ पे आई? तो इसी तरीके से जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा था, उसमें भी ये बात थी कि जो हम लोग का पोटेंशियल होता है वो हम लोग का किसी न किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो बस उसी चीज का यहां पर इस्तेमाल है और यूज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। किसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो किरचॉफ्स लूप रूल या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है या फिर मेश रूल है, ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी ना तो बनती है ना तो बिगड़ती है। ठीक है, कैसे? जैसे कि यहां पर अगर बात करें कि आप इस हाइट पे बैठे हैं और यहां से आप क्या किए, यहां से जंप किए, तो अगर आप यहां से जंप करेंगे तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी। ठीक है, या कह लीजिए कि अगर आपने एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया ऐसे, तो क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, फिर आकर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के साथ ग्राउंड से टकराएगी ये बॉल और उसके बाद फिर वापस चली जाएगी। तो उसमें क्या आ जाएगी, फिर से जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो क्या चल रहा है, कन्वर्जन चल रहा है, यानी कि एक चीज रिड्यूस हो रही है बाकी सारे पार्ट्स पे, यानी कि यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो इसके बाकी जगह पर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे आ रही है। तो सेम कुछ यहां पर सर्किट्स के साथ भी हो सकता है। आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि ये एक आपने लूप लिया, ठीक है, इसको कहते हैं लूप, या फिर हम लोग का एक मेश हो गया ये। तो ये एक लूप आपने कंसीडर किया, और इस लूप में देखिए, इस पूरे लूप में ना तो एनर्जी का लॉस होगा, ना तो एनर्जी क्रिएट होगी, यानी कि जितनी एनर्जी ये देगा उतनी ही एनर्जी इनके पास जाएगी। ठीक है, जितनी एनर्जी ये देगा उतनी ही एनर्जी इनके पास जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कहीं और से एनर्जी आ जाए इनके पास। ठीक है, तो इसी को जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ये बोल देते हैं कि अगर ये 45 वोल्ट है तो 45 वोल्ट इस पूरे लूप में, देखिए सिंपली अब इतना कॉम्प्लेक्स अगर सर्किट आपको दिख रहा है तो इधर वाले हिस्से को भूल जाइए, इधर वाले हिस्से को भूल जाइए। सिर्फ एक लूप में, एक छोटे से छोटे लूप को देखिए, इस छोटे से लूप को देखा तो इसमें क्या कह सकते हैं कि इसकी जो एनर्जी है या इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसमें कुछ ड्रॉप हुआ, कुछ इसमें ड्रॉप हुआ और कुछ इसमें ड्रॉप हुआ। ठीक है, यानी कि इसका अगर हम लोग वोल्टेज निकाल लें, इसका वोल्टेज निकाल लें, इसका वोल्टेज निकाल लें तो वो इसके बराबर होगा। और इसका वोल्टेज कैसे निकल कर आएगा, इस पे देखो शुरुआत में हम लोग ने क्या मान लिया था, करंट की डायरेक्शन मान ली थी, और करंट यहां पर कितना है, I1 है, और हम लोग ने ओम्स लॉ को अभी रिवाइज किया था कि V इज इक्वल टू IR। तो अगर किसी रजिस्टर R जिसका कि रेजिस्टेंस R है उसमें करंट I फ्लो हो रहा तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा V हम लोग को ऐसे पता चल जाएगा IR का मल्टीप्लाई करा के। तो यहां पर देखिए जो करंट है वो कितना है, I1 है, और किससे पास हो रहा है, 30 से, तो इसको 30I1 ऐसे लिखा जा सकता है, जो कि क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर। क्लियर, बात समझ पे आई। तो किरचॉफ्स लूप रूल या फिर केवीएल ये कहता है कि एक आप कंसीडर करिए लूप, छोटा सा छोटा लूप कंसीडर करिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट में। जैसे ये जो सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में हम लोग कई तरीके से लूप को कंसीडर कर सकते हैं। जैसे एक तो ये, दूसरा ये, ठीक है, तीसरा ये। तो ये क्या है, सभी के सभी लूप हम लोग ने कंसीडर किए। तो इन लूप में हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटा सबसे आसान लूप को ढूंढते हैं जिसमें कम से कम कंपोनेंट हो। चालू वहां से करते हैं, फिर इस तरह करते करते दूसरे लूप को भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, किस तरीके से यहां पर जो केवीएल है हम लोग का या फिर किरचॉफ्स लूप रूल है वो कैसे एप्लीकेबल होता है। तो सिंपल सा ये कहता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप, जिसमें कि रजिस्टर्स हो और सेल हो। तो उस पे मान लीजिए आप इस पॉइंट से चले, इस पॉइंट से चले और यहां पर वोल्टेज ड्रॉप हुआ, उसके बाद यहां से आप यहां गए तो देखिए वोल्टेज बढ़ा, निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं ना, तो यहां पर क्या हुआ, पोटेंशियल बढ़ा। उसके बाद फिर यहां पर इसने ड्रॉप करा दिया और इसने यहां पर ड्रॉप करा दिया। तो आप यहां से चले, ड्रॉप हुए, उसके बाद उसने इतना यहां पर गेन करा दिया कि ये ड्रॉप करके ये ड्रॉप करके आप उसी जगह पर आ गए। तो अगर आप इसको विजुलाइज करना चाहें कि इसका मतलब क्या है, तो ये है कि आप चले ग्राउंड से, ठीक है, यहां से जब चले शुरुआत के पॉइंट से, आप ग्राउंड से चलना चालू किए, ठीक, इसको मैं हटा देता हूं सारी चीजें, यहां से चलते हैं हम लोग। आप ग्राउंड से चले और ग्राउंड से चलकर जब यहां पर गए तो कुछ आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, ठीक है, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया और उसके बाद आ गया बैटरी के पास, तो यहां पर आपका पोटेंशियल राइज हो गया। यहां पर पोटेंशियल क्या हो गया, राइज हो गया। देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो गया, राइज हो गया। उसके बाद फिर यहां पर हमें फिर से एक मिला तो फिर से आपको पोटेंशियल जो था वो ड्रॉप हो गया। उसके बाद
फिर यहां पर है तो ये और ड्रॉप हो गया, ठीक है, और अब वापस उसी पॉइंट पर आ गए, यानी कि फिर उसी लेवल पर आ गए। तो क्या हुआ, यहां से आप आगे बढ़े, फिर आपको यहां पर एक रजिस्टर मिला तो वहां पर एक पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। उसके बाद फिर यहां से यहां तक गए तो एक बैटरी मिली जिसकी वजह से पोटेंशियल राइज हो गया। उसके बाद फिर एक रजिस्टर मिला तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। फिर और एक रजिस्टर मिला जिसकी वजह से पोटेंशियल और ड्रॉप हो गया और आप उसी लेवल पर आ गए, क्योंकि आप उसी घूम फिर के उसी जगह पर आ गए, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो जो किरचॉफ्स लूप रूल या केवीएल है वो कुछ ऐसा ही है कि आप जहां से चले थे आप उसी जगह पर आ गए। तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, जहां से आप चले उसी जगह पर आ गए, तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, बात समझ पे आ गई। इसी का हम लोग को इस्तेमाल करना होता है बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट को एनालाइज करने में। क्लियर? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि इस पे क्या क्या कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यही वाला सर्किट है, इसको पूरा तरीके से हम लोग एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग करंट बना देंगे। तो करंट हम लोग ने मान लिया यहां से ये I1 करंट, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन मान ली I1, ये इधर से ऐसे, इस ब्रांच में करंट मान लिया I3 और इस ब्रांच में मान लिया I2, ठीक है। तो इस पे लगाएंगे सबसे पहले हम लोग, देखिए जंक्शन रूल, ये जंक्शन है जिसमें कि दो करंट ऐसे बाहर जा रहे हैं और एक करंट अंदर आ रहा है, यानी कि जो इनपुट करंट है, इनपुट करंट कितना है I3, वो बराबर हो जाएगा आउटपुट करंट का। आउटपुट करंट क्या है, I1 और I2, तो I1 प्लस I2। एक इक्वेशन मिली, ठीक है, एक इक्वेशन मिली। और यहां पर वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स में हम लोग सीख कर आते हैं कि जितनी हम लोग के पास वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी हम लोग के पास वेरिएबल्स होते हैं, उतनी ही इक्वेशंस हम लोग को चाहिए होती हैं, तभी हम लोग इनका जो सॉल्यूशन है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर 3 अननोन वेरिएबल्स हैं। क्लियर? तो हमें 3 इक्वेशंस चाहिए होंगी। तो एक इक्वेशन तो मिल गई, बाकी 2 इक्वेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए लगाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, केवीएल। तो उसके लिए एक यहां पर कंसीडर करिए, जैसे एक लूप कंसीडर किया, ए एच डी सी बी ए, ये वाला लूप कंसीडर किया। तो इसके लिए आप क्या करिए, कैसे लगाना है आपको केवीएल, देखिए बुक में जो चीज दी हुई है वो भी सही है, जो मैं अभी यहां पर बता रहा हूं वो भी सही है, बट मैंने ये देखा है कि इसको लगाने में थोड़ा सा आसानी होती है। ठीक है, कैसे, आप कभी भी बैटरी के पास से चलना मत चालू करिए, ठीक है, इस एक लूप कंसीडर करिए और उस लूप में फिर आपको ट्रेवल करना है। क्या करना है, ट्रेवल करना है। तो आपने ये वाला लूप कंसीडर कर लिया। अब इस लूप को आपको कंप्लीट करना है, तो आप देखिए बैटरी से दूर रहिए सबसे पहली बात। तो आप बैटरी से दूर हैं, कहीं से भी चलना चालू करिए। हम यहां से चलना चालू कर रहे हैं, ठीक है, इस लूप में यहां से चलना चालू किए और आपको क्या मिला, इधर रजिस्टर मिला। अब देखिए यहां पर ये ध्यान दीजिए कि आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में ही आपने करंट की डायरेक्शन मान रखी है, यानी कि जो आपने करंट की डायरेक्शन मानी उसी डायरेक्शन में जब आप चल रहे हैं और आपको एक रजिस्टर मिला, तो आप लिख देंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू इनटू जितना करंट है यहां पर 30I1। ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप, की इतना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े, यहां से इसको पार कर गए और आगे बढ़े लूप में। यहां पर कोई कंपोनेंट मिला, नहीं मिला, यहां पर कोई कंपोनेंट नहीं मिला। अब उसके बाद लूप में इधर बढ़ना था, तो हम लोग को क्या मिला, एक बैटरी की एक निगेटिव टर्मिनल मिला। तो बैटरी का जैसे ही निगेटिव टर्मिनल मिला तो हम लोग यहां पर लिख देंगे माइनस, क्योंकि निगेटिव टर्मिनल मिला। उसके बाद बैटरी का 45 वोल्ट। उसके बाद फिर यहां पर ये वाला रजिस्टर और ये वाले रजिस्टर, क्योंकि ये दोनों सीरीज पे हैं तो दोनों के रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया गया। तो कितना हो गया, 41 ओम। तो 41I3, देखिए हम लोग जो चल रहे हैं उसकी डायरेक्शन और जो करंट माना है उसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, कैसी है, सेम है। दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम लोग यहां पर पॉजिटिव लिखेंगे, प्लस 41I3 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमें ये मिल गई।
क्लियर? उसके बाद फिर यहां पर क्या होगा, इसी तरीके से एक और लूप कंसीडर करेंगे, कौन सा, ए एच डी ई एफ जी ए, ठीक है। बाहर वाला लूप जब कंसीडर करेंगे तो बाहर वाले लूप को कंसीडर करने में क्या होगा, फिर से देखिए यहां पर हम लोग ऐसे चलना चालू है तो करंट की डायरेक्शन और हमारे चलने की डायरेक्शन सेम है, मिला रजिस्टर, तो रेजिस्टेंस और करंट की जो वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करा के लिख दीजिए पॉजिटिव साइन लगाकर, क्योंकि हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम थी, लिख दिया। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, क्या मिला, एक रेजिस्टेंस मिला फिर से। अब देखिए इस रेजिस्टेंस में जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हम बढ़ रहे हैं इस डायरेक्शन में और करंट जो है वो इस डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ने यहां पर देखा कि करंट हमारे चलने के विपरीत दिशा में है। तो यहां पर 20 ओम माइनस का लिखेंगे, ठीक है, -21I2। और उसके बाद फिर यहां पर एक और रजिस्टर है तो वो मिलकर बन जाएगा -21I2। फिर यहां पर देखिए बैटरी का कौन सा मिला टर्मिनल, प्लस का टर्मिनल, तो लिख देंगे +80। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। तो देखिए 3 इक्वेशन हो गई, एक ये और एक ये। बस अब इन 3 इक्वेशन को हम लोग जो मैथमेटिक्स में पढ़कर आते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसी का इस्तेमाल करेंगे और इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यानी कि आप देखिए I3 जैसे है यहां पर, ये I3 की जगह पर I1 + I2 रख दीजिए। तो जैसे ही I3 की जगह पर आप I1 और I2 पुट करेंगे तो ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन हो जाएगी और ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन हो जाएगी। इस पे I1 I2 आ जाएंगे और इस पे I1 I2 पहले से है। तो इसको फिर हम लोग जो भी 10th में पढ़कर आए थे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। क्या पढ़कर आए थे, मैथमेटिक्स में पढ़कर आए थे लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उनको सॉल्व करने के तरीके थे ना, 3 तरीके थे हम लोग के पास, उनमें से आप किसी भी तरीके को यूज कर लीजिए, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उनमें से जो भी आपको यूज करना हो उसको कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें सीखेंगे कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना होता है और करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको जो आज का सेशन था वो समझ पे आया होगा कि किरचॉफ्स रूल्स कैसे अप्लाई करना होता है और क्या होते हैं, इनका काम क्या है। तो अगले लेक्चर तक के लिए थैंक यू।